वैसे में क्वेश्चन आंसर कैसे हुए थे, आसान थे, मुश्किल थे? व्हाट इज योर एज, मैंने एज बताई अपनी। फिर मुझे 15 लड़कों के इंटरव्यू हुए थे आपके, तो सबके वीज़े लग गए थे। चौथे महीने में मैंने जमा कराया तो 4 महीने के बाद मेरा वर्क परमिट आया था। फ्रॉम रावलपिंडी, व्हाई नॉट फ्रॉम हफ्जाबाद और लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो इश्तियाक भाई से हम पूछेंगे कि इनके जो है एम्बेसी में क्वेश्चन आंसर कैसे हुए थे, आसान थे, मुश्किल थे। ये हमें प्रोसीजर भी बताएंगे कि वीज़ा इन्होंने कैसे हासिल किया। तो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, क्या चक्कर है, तो हम उसका प्रोसेस भी आपको बताएंगे और कितना टाइम लगता है और अब कितना टाइम लग रहा है और कॉस्ट जो हुआ है, ये अपना स्टोरी आपको सुनाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप अपना बताएं जी। पहले आपको चलो आप शुरू से बताएं ना कि आपने कैसे ये प्रोसीजर स्टार्ट किया। ब्रार भाई, मैंने अपना जो प्रोसीजर है 2023 के तीसरे महीने में मैंने अपना केस दिया था। अच्छा। जिसमें अपने मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके अपने एजेंट को सेंड किए। तो जो मेरा एजेंट था वो रोमानिया में था। अच्छा। और चौथे महीने में मेरा उसने बोला कि आपके हमने पेपर जमा कराने हैं तो 500 यूरो दो। अच्छा। मैंने उसको 500 यूरो एडवांस भेजे थे। तो फिर उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए। अच्छा। तो उससे अगला प्रोसीजर था कि चौथे महीने में मैंने जमा कराया तो 4 महीने के बाद मेरा वर्क परमिट आया था 17 अगस्त को। अच्छा, कितने महीने? 4 महीने? 4 महीने के बाद 17 अगस्त को मेरा वर्क परमिट आया। अच्छा। तो जब वर्क परमिट आया तो फिर उसने 10 दिन के बाद उसने अपॉइंटमेंट अप्लाई की मेरी। अच्छा, आप थोड़ा सा इसमें ये बताइए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसमें? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अच्छा। आपका पासपोर्ट है। अच्छा। एक पिक्चर है। अच्छा। और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा। खास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मेन चीज़ है जो उनको चाहिए होता और है। मेडिकल उधर होता है पाकिस्तान में? नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। जो एजेंसी वाले वो तो फ्रॉड का भी चक्कर कर करके पैसे ले लेते हैं। अच्छा, सब मेडिकल वो भी तो नहीं अपना होता? अपना सर्कल है ना। पर मजबूरी लोग कहते हैं करवाते हैं, पर इधर कोई भी नहीं पूछता। फंस जाता है तो फिर फंस जाता है मजबूरी बंदा, में करवाता है। तो अच्छा, फिर? तो फिर मेरा वर्क परमिट आया तो उन्होंने अपॉइंटमेंट अप्लाई की। मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, वो 500 यूरो तक ही लिया। अच्छा। उससे बाद कोई पैसे नहीं है। तो फिर मेरी अपॉइंटमेंट मिली जनवरी की 29 को। अच्छा। ठीक है। अच्छा। 2024 में 29 जनवरी को। तो जब मेरा एक 2 भाई थे, उनके भी इंटरव्यू थे। हमने इकट्ठे केस दिए थे, पर उनकी अपॉइंटमेंट जल्दी आ गई थी 11वें महीने की 29 को। ठीक है। तो मैं उनके साथ जब गया हूँ, अपनी एजेंसी जो हमारे एजेंट जिनके साथ काम करवाते हैं वो रावलपिंडी में है। तो मैं उनके जब अपने भाइयों के साथ उधर गया हूँ एजेंसी में 11वें महीने की 29 को, तो मैंने देखा कि जिस कंपनी का मेरा वर्क परमिट था तो उसी कंपनी के 13-14 लड़के और थे। अच्छा। उनकी अपॉइंटमेंट 11वें महीने की ब्रार भाई भी थे। मैं तो उस वक्त ब्रार भाई को नहीं जानता था या किसी को भी नहीं जानता था। मैं समझो अकेला ही था। कश्मीर से मेरा तल्लक है, तो बाकी तो सारे लड़के एक दूसरे से फिर भी टच थे। तो जब मैं उधर गया हूँ तो भाई के साथ जब क्लास में गया हूँ तो मैंने कहा चलो मैं भी कुछ तैयारी कर लूँ। तो देखा तो जिस लड़के से भी पूछें तो वो हमारी कंपनी का नाम बताए। मैं तो परेशान हो गया कि मैंने लड़कों से पूछा, मैंने कहा यार आपका वर्क परमिट कब आया? तो उन्होंने बोला कि हमारा भी 8वें महीने की 17 को वर्क परमिट आया है। तो मैंने कहा यार मेरा भी आया, तो मेरी अपॉइंटमेंट क्यों इतनी लेट आई है? अच्छा। पर अल्लाह खैर किया। चलो उन लड़कों के इंटरव्यू हुए तो मैं भी उधर साथ था, सारों से गपशप भी हुई। तो बाकी है कि जिस कंपनी में हम आए थे तकरीबन उसमें 18-17 लड़कों के इंटरव्यू हुए थे आपके। तो सबके वीज़े लग गए थे। ठीक है। फिर मेरे ये पहले महीने की 29 को मेरा इंटरव्यू आया। अच्छा। तो मैं 2 दिन पहले गया हूँ। एक दिन मैंने तैयारी की है एजेंसी में। इंटरव्यू कितने परमिट के कितने टाइम बाद आपका अपॉइंटमेंट मिला? 8वें की 17 को आया तो अच्छा। पहले की 29 साहब लगा लो 4-4.5 महीने, 5 तकरीबन 5 महीने बन गए। अच्छा। क्योंकि ये पूरा 1 साल का प्रोसीजर है पूरा। अगर आपका परमिट एक्सपायर हो जाए तो इंटरव्यू दे सकते हैं? मुझे तो उन्होंने बोला था कि आपका हो जाएगा, कोई मसला नहीं कोई है। मसला नहीं है। आपका एक्सपायर नहीं हुआ? नहीं हुआ एक्सपायर। 5 महीने हुए थे, 6 महीने उस वक्त टाइम था। अभी तो सुना है कि टाइम ज़्यादा है। तो बाकी फिर जब मेरा इंटरव्यू हुआ
میں تو دبئی میں رہا تھا 10 سال, انگلش بھی بول لیتا تھا. ایک دن میں گیا ہوں کلاس میں, ٹیچر نے مجھے تھوڑی بہت بتایا کہ یہ پوچھے تو یہ, انہوں نے بولا کہ جھوٹ نہیں بولنا بھائی, جھوٹ بولو گے اگر پکڑے جاؤ گے تو پھر وہ نہیں ہے. تو صبح میں گیا ہوں 9 بجے ادھر, تو 8:30 بجے میں پہنچ گیا ہوں. تو آگے انٹرویو تھا, جس ایجنسی سے ہمارا انٹرویو تھا ادھر سے ان کے بھی 2 لڑکے تھے, ٹوٹل ہم 7 لڑکے تھے اس دن انٹرویو کے لیے. تو 9 بجے ہم گئے تو آ گیا اسکوٹی والا, کہتا ہے بھائی آ جائیں. پہلے نمبر پہ ایک اور لڑکا تھا, دوسرے نمبر پہ میرا نمبر تھا. تو ہم اندر گئے, چیکنگ کی ہے, اسکوٹی والے نے سارا ڈاکومنٹس پوچھا کہ آپ کے پاس $130 ہیں. وہ میں نے پہلے لیے ہوئے تھے, وہ بھی بڑے طریقے سے بڑے مشکل سے لیے ہیں. اور کس کو دیا تھا انٹرویو؟ میں نے بتاتا ہوں نا کہ کس کو دیا. تو اندر وہ $130 دیے. جن بھائیوں کے انٹرویو میں وہ پہلے $130 خود لے لیں, کیونکہ ایجنسی کے پاس جاؤ گے تو 130 کی جگہ 150 کے پیسے دو گے تو 130 ملیں گے, ٹھیک ہے. ادھر میں نے لڑکوں کو دیکھا یار بہت دھکے کھا رہے تھے, کیونکہ ان کے پاس وہ پیسے نہیں, اور نوٹ بھی پرانا ہو تب بھی نہیں چلتا, پھٹا ہو تب بھی نہیں چلتا, بڑا مشکل ہے. ایک نشان بھی نہیں ہونا چاہیے, نشان بالکل صاف کورن فریش نوٹ ہونا, اور ڈیٹ بھی 2017 سے اوپر ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے. جو بھی بھائی انٹرویو دینے کے لیے جائیں وہ لازم یہ 17 سے کہ 10 سے اوپر, نہیں 17 سے اوپر ہونا چاہیے, نئے نوٹ ہونے چاہیے. پھر ہم اندر گئے, ایک بھائی تھا پہلے, اس کا انٹرویو تھا, اس کا وہ میری لے رہا تھا انٹرویو, کوکو نہیں تھا اس دن. میرے ذاتی پوچھو تو مجھے کوکو پسند تھا, کہ میرا ذہن تھا کہ کوکو مجھ سے انٹرویو لے, کیونکہ جب آپ لوگوں کے انٹرویو ہوئے تھے تو کوکو نے تقریباً سب کو, آپ کے تو سب ہی ہمارے جو لڑکے تھے ہمارے جو کمپنی کے وہ سب بھی کے پاس ہی ہوئے تھے. پر وہ میری کے پاس ایک لڑکا پہلے تھا, اس نے پہلا سوال ہی پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. اس نے نام بتایا اپنا. میں بولا کہ تم فرسٹ ٹائم یو اپلائی فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم. اس نے بولا نو سیکنڈ ٹائم. اس نے اگلا سوال اس سے پوچھا کہ وائی یو نو پاس انٹرویو, ٹھیک ہے. تو مجھے آگے سے خاموش ہو گیا, تو پریشان ہو گیا کہ کیا جواب دوں. نو مائی انگلش از ناٹ گڈ, مائی انگلش اوکے. اس نے آگے سے انٹرویو کیا, پھر سوال پوچھے, اس کو 2-3 سوال پوچھے, آر یو میرڈ, خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد اس نے جواب دیا نو سر نو میرڈ. ویئر یو ورک, پھر پریشان ہو گیا, پریشر میں آ گیا. پریشر میں بھی ادھر بیٹھا ہوں صوفے پہ, سامنے صوفہ لگا ہوا, سن رہا ہوں سارا. میں نے کہا یار, اور آواز بھی مجھے اس کی آواز باہر آ رہی تھی. میں سوچ رہا ہوں میرا بھی دل شیشے لگے ہوتے ہیں نا سامنے سارے, تو میں بھی تھوڑا پریشان ہوا. پر پھر میں نے بولا چلو اللہ خیر کرے گا, جو رزق ہے وہ اگر ہوا تو مل جائے گا. پھر ٹھیک ہے جی, وہ اس کا انٹرویو ہوا. میرے خیال میں وہ بیچارہ فیل ہی ہوا ہوگا, کیونکہ سوال ہی کہ اس کے جواب ہی نہیں دیے. آگے ابھی مجھے وہ فیلنگ آ رہی ہے انٹرویو والی, کہ جیسا وہ ٹائم تھا, بڑا نروس ہوتا ہے بندہ, کتنا بھی مضبوط ہو پھر بھی نا مشکل ہوتی ہے. اتنے پیسے بھی خواہش بھی ہوتی ہے کہ جانا. پھر میں اس کے پاس, اس نے لاک کیا, بلایا, ہیلو ہائی بھی نہیں کیا, نیکسٹ بھی نہیں کیا. اس نے ایسے کیا تو میں کیا یس گڈ مارننگ, کوئی جواب نہیں دیا اس نے. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں دیا. میں نے ہاؤ آر یو بھی کیا, نہیں جواب دیا. مجھے کہتا ہے واٹ از یور نیم. میں نے نام بتایا. تو اگلا سوال مجھے پوچھتا ہے واٹ از یور ایج. میں نے ایج بتائی اپنی. پھر مجھے پوچھتا ہے, تیسرا سوال مجھے پوچھا کہ آپ کے شادی کی ہوئی ہے, میرڈ. میں کہا یس. ہاؤ مینی بیبیز کڈس. میں نے بتایا اس کو کہ میرے 3 بچے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی ایج نہیں اس نے پوچھی, کچھ نہیں پوچھا, کچھ اور نہیں پوچھا. مجھے پوچھتا ہے مطلب اس نے مجھے پوچھا کہ آپ پہلی دفعہ اپلائی کر رہے رومانیہ میں یا اس سے پہلے کسی دوسرے ملک میں رہے ہو. میں نے اس کو بتایا کہ میں پہلے دبئی میں رہا ہوں. مجھے کہتا ہے اچھا. میرا اس نے پاسپورٹ کھولا, پھر دیکھنا شروع ہو گیا. اس پہ ویزے لگے ہوئے تھے دبئی کے. تو مجھے کہتا ہے دبئی میں کیا کرتے رہے ہو. میں ادھر ڈرائیونگ کرتا رہا. میں نے اس کو بولا کہ میں ڈرائیونگ کرتا رہا. کہتا ابھی تم پاکستان میں کیا کرتے ہو. تو میں اس کو بولا کہ میں ابھی ایک ہوٹل ہے, میں اس پہ جاب کرتا ہوں. اس کا کیا نام ہے. میں نے اس کو نام بتایا. تو پھر مجھے پوچھتا ہے کہ اگلا جو مجھے اس نے جو کنفیوز کرنے کے لیے اس نے سوال کیا, مجھے پوچھا کہ تمہارا گھر کدھر ہے. تو میں نے اس کو بتایا کہ بمبر آزاد کشمیر. ٹھیک ہے. اس سے اگلا اس نے جو سوال کیا نا, اس نے سوال بڑا امپورٹنٹ کیا. تو اس نے مجھے پوچھا کہ وائی یو اپلائی فرام راولپنڈی. اوکے. میں تو پریشان ہو گیا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں. پھر مجھے پوچھتا ہے وائی یو اپلائی فرام راولپنڈی, وائی ناٹ فرام حفظ آباد اور لاہور. پھر میں خاموش سن رہا ہوں اس کا سوال. ساتھ ہی مجھے کہتا ہے کہ
तुम्हारे घर के करीब हाफजाबाद और लाहौर है, तुम रावलपिंडी इतने दूर क्यों आए हो, तुमने उधर से क्यों नहीं अप्लाई किया। तो मैंने उसको बताया कि मेरे घर के करीब रावलपिंडी है और लाहौर मुझसे ज़्यादा दूर है, और लाहौर जो एजेंसी है जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया है, इसको मैंने इत्तेहाद ब्यूरो से कंफर्म किया था, तो ट्रस्टेड है, तो इसलिए। और क्लास में भी उन्होंने बताया था कि अगर ये ऐसा कोई सवाल आए तो कुछ कहता यस आई थिंक लाहौर इज़ वेरी नियर विद यू। मैंने बोला नहीं नहीं, लाहौर मुझसे काफ़ी, हम उनसे दूर है, और रावलपिंडी हमें ईजी है, आना भी ईजी है। तो कहता है अच्छा ठीक है। पूछा तो कौन सी कंपनी में जा रहे हो आप, तो मैं अपनी कंपनी का नाम बताया। तो मुझे कहता है कि उधर आप जा रहे हो, कौन से शहर में आपकी कंपनी है और आपने किधर जाना है। अच्छा। तो उस टाइम नहीं ले रहा था, बस ऐसे सवाल पे सवाल है, एक सवाल करता तो उससे दूसरा जवाब। फिर मैं उसको बोला कि मेरा जो हेड ऑफिस है वो तिमिशोरा में है। तो बाकी और कुछ भी उसने मुझसे सवाल नहीं किया। मुझे कहता है थैंक यू। फीस ली मुझसे पहले उसने। अच्छा। तो मुझे वो साइन करवाए फॉर्म पे। तो मुझे कहता है ओके। मैंने उससे पूछा कि आर यू मतलब आप मुझसे मुतमईन, तो मुझे कहता है ओके 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 को। तो अच्छा। जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो बाहर हमारे एजेंसी वाले पूछ रहे थे, मैंने उसको बताया, कहता नहीं आप हो जाओगे। वो है भी थोड़ा नरम लहजे का ना, तो मेरा वैसे अपना जो दिल था कि वो कुकू से हो, पर उसने पूछा वो भी ठीक था। वो मतलब कुछ भी हर चीज़ की समझ आती है। लोग कुछ हमारे भाई कहते हैं, वो जो मेरे दो भाई थे जिनको मैं इंटरव्यू, वो कह रहे थे आवाज़ नहीं आई जी, ये हो गया, गलत हो गया। होता है कभी किसी सवाल का अगर आपको समझ नहीं आती तो आप सॉरी करो, प्लीज़ एक्सप्लेन सर। बंदा कह सकता है स्पीकर लोग, चुप हो गए तो फिर बड़ा मुश्किल है। रिपीट। तो ये हुआ मेरा इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू के 22 दिन बाद उस वक्त तो मैं एजेंसी जाके मेरा पासपोर्ट लेके आया। अभी तो एजेंसी नहीं जाती, अभी तो बंदा खुद जाता है। तो उन्होंने मुझे रात को मैसेज किया कि 21 दिन बाद कि आपका भाई वीज़ा लगे। उन्होंने मुझे वीज़ा सेंड कर दिया, मुबारक दी। अच्छा। तो फिर मेरा ऐसा वीज़ा लगा। जहाँ तक ये कह रहे थे कि मेरा दिल था वो कोको को देने का, हालांकि वो सख्त लहजे के और आपसे लगातार सवाल ज़्यादा करता है। बहुत लड़कों से 20-25 मुझसे टोटली 6-7 सवाल किए हैं, और नॉर्मल कुछ भी मुश्किल नहीं था। आप असल में एक और चीज़ इसमें लॉजिक ये होती है ना कि शादीशुदा जो होते हैं ना, उनको वो इतना ज़्यादा नहीं वो ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस भी जो है दुबई में था ना 10 साल, तो वो इसलिए ट्रस्ट करते हैं कि ये आगे नहीं जाएंगे। तो देखो हम आगे भी नहीं गए, इधर ही है रोमानिया में। तो दूसरा जो गोकू है वो 1.5 घंटा भी लगा देता था। वो बैठे रहते हैं अपने फोन पे लगे रहते हैं, एक सवाल करेगा फिर आपसे पूछेगा, फिर दूसरा सवाल करेगा, फिर कंप्यूटर यूज करने लग जाएगा आगे पीछे, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर वही सवाल फिर आपसे कर लेगा। तो इस चीज़ में आप लोगों ने ना कंफ्यूज नहीं होना है। इतना मुश्किल नहीं होता है, नॉर्मल सवाल होते हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, उसके सवाल की नहीं समझ आती, बंदा जवाब क्या दे। तो बंदा उसको बोल देता है कि सर एक्सप्लेन, वो नेक्स्ट टाइम बोलेगा तो उसमें क्या लेना है। तो बाकी और कोई इब्रार भाई कोई सवाल आपका? बस सवाल तो ये जब मेरा हो गया, तो जब वीज़ा लगा तो उसके तकरीबन मेरा तो पता है आपका ग्रुप सारा जो इब्रार भाई का मेरी वजह से वेट कर रहा था। इनको 2 महीने हो गए थे वीज़े लगे हुए, काफ़ी लेट आए। तो फिर जब मेरा वीज़ा लगा तो तकरीबन 22 को मेरा वीज़ा लगा, तो अगले महीने की 11 को हम आ गए थे इकट्ठे, हमारा सफ़र हो गया था। बाकी यही है कि पैसे बहुत लगते हैं, जितने भी पैसे लगे ना, लोग कहते हैं यार इतने कोई ज़्यादा ले रहा है कोई कम। अगर आपको कोई बंदा यूरोप में ऐसा वीज़ा वर्क परमिट में लेके आता है तो आप 20-30 ये नहीं देखो, जितने भी पैसे लगते हैं आप आ जाओ, इधर आप अपना मुस्तकबिल बना सकते हो, अपने पेपर यहाँ पर बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है, आप आए। तो बाकी और कोई भी सवाल कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमसे पूछें, तो हम आपको इंशाल्लाह अपने कमेंट्स में उसका रिप्लाई करेंगे जी इंशाल्लाह। और अब जो प्रोसीजर है ना, अब वो 1 साल तकरीबन मांग रहे हैं एजेंसी वाले जो साहब हैं, मांगते हैं कि 1 साल में हम आपका काम करते हैं, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी बंदा ना इसमें अगर केस जमा कराना है तो इसमें सब्र, ये नहीं है कि भाई कि अभी हो जाए तो अभी हो गया, ये नहीं है, इसमें सब्र की बात है, बाकी कुछ नहीं है। अभी जो है 12वें महीने तक कोई परमिट के चांस नहीं, अगले साल ही परमिट आना भी अभी बहुत सुना है लेट हो रहे हैं, जिनके थे वो भी 2-2 3-3 महीने ऊपर चले गए हैं। तो बाकी हम तो यही दुआ कर सकते हैं जिन भाइयों के इंटरव्यू हैं या जिनके कागज जमा हैं सब के हो जाएं, सब भाई आ जाएं, अपना मुस्तकबिल बनाएं। तो
ہماری طرف سے یہی کچھ ہے، اور کیا ہے، بس یہی ایکسپیرینس ہے اشتیاق بھائی کا. اور آپ لوگ آئے انشاءاللہ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا ضرور دبائیں اور ہماری ویڈیو آگے شیئر کریں. انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کو جو ہے نا انفارمیٹیو ویڈیو دیتے رہیں گے. اوکے جی، اللہ حافظ.